एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। वो बहुत परेशान रहती थी क्योंकि शारदा का बेटा रमेश राक्षस था। वो अपनी बातों से अपनी पत्नी, अपनी माँ को हमेशा तकलीफ पहुँचाया करता था। उस घर में अनामिका खुश नहीं थी। हमेशा उसे परेशानी रहती थी क्योंकि वो बहुत गरीब थे, इसीलिए खाने के लाले भी पड़े हुए थे। रमेश छोटे मोटे काम करके अपने परिवार को थोड़ा पैसा देता था, पर वो 1 रुपए दे के 10 बातें सुनाया करता था। अनामिका आंसू पी के उसके सारे टॉर्चर को चुपचाप बर्दाश्त करती थी। तभी एक दिन एक भिखारी आता है उनके यहाँ। माँ, कुछ भिक्षा दे दो माँ, बहुत भला होगा, आप सभी को पुण्य मिलेगा। अरे हमें माफ कीजिएगा, हमारे पास खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है घर में। हम भी भूखे हैं, पिछले 2 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया। अरे ऐसा है क्या? आपके पति कहाँ है? वो अभी नहीं है। अगर आप अभी यहीं पे खड़ी रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरे पति ने अगर आपको देख लिया तो वो मुझ पर शक करने लगेंगे। आप यहाँ से चले जाइए। फिर तो तुम बहुत मुसीबत में हो। कैसे झेल रही हो इस परिस्थिति को? जब अनामिका भिखारी से बातें कर ही रही थी, तब तक रमेश वहाँ आ जाता है। उस वक्त रमेश पूरे नशे की हालत में था। अनामिका को भिखारी से बात करते देख उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और तुरंत अनामिका के बालों को पकड़ के वो घिसटने लगा और जो मन में आया कहने लगा। क्या अब ये सब घर पे चल रहा है? कितने दिनों से ये सब हो रहा है? मेरे पीठ पीछे तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। मैं तुम्हारा जान ले लूंगा। अजी मुझे छोड़ दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे नहीं पता कि ये कौन है। ये तो भिक्षा मांगने आए थे। भिखारी भीख मांगता है और ना कहने पे चला जाता है, पर बात क्यों कर रहा था? और तुम मुझसे क्यों बात कर रही थी? कितने दिनों से ये सब चल रहा है? अरे महाशय, उसे छोड़ दीजिए, वो तो मेरी बेटी जैसे है, उसे गलत ना समझे इस तरह से। ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, जो मर्जी आए मैं वो करूँगा। तुम क्यों बोल रहे हो? उसने कहा ना भीख नहीं है, तो जाओ अब यहाँ से। तुम जाओगे या धक्का मार के तुम्हें यहाँ से भगाओ? हाँ? अरे आप जाइए यहाँ से, कृपा करके आप जाइए। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, माफ कर देना। ये कहकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। भिखारी के जाने के बाद रमेश अनामिका को बहुत पीटता है। अनामिका के रोने के बावजूद उसे फर्क नहीं पड़ा। शारदा आके उसे रोकी, फिर भी वो नहीं रुका। मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारिए। अरे बेटा, ऐसे बेचारी को मत मारो, मत मारो बेटा। मुझे नहीं पता तुम मेरी माँ हो, हट जाओ। मैं इसे मरते दम तक मारूंगा, इस बीच में मत आओ, हट जाओ यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम छोड़ दो। बड़बड़ाओ नहीं, हटो। ऐसा कहकर रमेश ने शारदा को कस के एक थप्पड़ लगाया। शारदा जाके कुएं के पास गिरती है। अनामिका भाग के सासू माँ के पास जाती है। शारदा आंखें नहीं खोलती है। अनामिका जोर जोर से रोती है। जल्दी से 1 गिलास पानी ले जाके अनामिका सासू माँ के मुंह पे छिड़कती है। पानी के छींटे से शारदा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। शारदा अनामिका एक दूसरे को गले लगा के रोने लगती है। उन्हें देखकर रमेश वहां से चला जाता है। ऐसे ही दोपहर हो गया। दोपहर के वक्त शारदा और अनामिका को बहुत तेज भूख लग जाती है। तभी खिड़की से उस भिखारी की आवाज सुनाई देने लगती है। माँ, माँ, मैं वही भिखारी। अरे आप फिर आ गए। अगर मेरे पति ने देख लिया अब तो मेरी जान ही ले लेंगे। आप कृपया यहाँ से जल्दी चले जाइए। चिंता मत करो, वो शराब पी के शराब की दुकान में ही सो रहा है। मैं तुम लोगों के लिए खाना ले आया हूँ, लो इसे खा के अपनी भूख मिटा लो। अनामिका और शारदा भिखारी के हाथ से वो खाना ले लेती है। शारदा उस पैकेट को खोलती है और पैकेट को खोल के उस खाने पर वो टूट पड़ती है। अनामिका भिखारी को देखकर उसे धन्यवाद कहती है। आपका बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपका भला करे। देखो माँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भवानी माता का एक मंदिर है। वहाँ जाके अपनी समस्या कहने पे सारी समस्या का समाधान होता है। वो देवी सबका कल्याण करती है। आप जाके वहाँ एक बार अपनी समस्या बताएं। निश्चित रूप से माँ आपका भला करेंगी। ठीक है,
फिर तो मैं देवी माँ के दर्शन के लिए जरूर जाऊंगी। ऐसा कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। शारदा अनामिका भिखारी के कहे हुए भवानी माता के मंदिर में जाने के बारे में सोचती है। उस रात रमेश फिर नशे की हालत में घर लौटता है और शारदा अनामिका को बहुत पीटता है। रमेश के इस दुर्व्यवहार की वजह से अनामिका रात भर रोती रहती है। अगले दिन ही सुबह सुबह अनामिका अपनी सासू माँ को साथ लेके देवी माँ के मंदिर चली जाती है। देवी माँ के पास जाके वो सारी समस्या कहती है। उसी समय अचानक से अनामिका बहुत उल्टियाँ करने लगती है। वहाँ एक पूर्ण अवधि की गर्भवती महिला अनामिका का हाथ पकड़ के देखती है और कहती है कि अनामिका गर्भवती है। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। शारदा भी बहुत आनंदित होती है। तभी उस पूर्ण अवधि की गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने लगती है। अनामिका उस पूर्ण अवधि की गर्भवती महिला को नजदीकी अस्पताल में ले जाने का सोचती है। एक ठेले में अनामिका उस महिला को सुला के खींच के ले जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद अनामिका को लगता है कि वो गर्भवती महिला कुछ कह रही है। जैसे ही अनामिका पलट के देखती है कि देवी माँ खड़ी है। माँ, आपको शत शत प्रणाम, मेरा जीवन धन्य हो गया। अनामिका, आज से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। घर लौट के सुरक्षित रहो। देवी माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका अपनी सासू माँ को लेकर घर लौट जाती है। घर में सारे जरूरतों के सामान थे। शराब के मामले में पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया था, इसीलिए वो 3 महीनों के लिए जेल चला गया। जेल से लौटने के बाद रमेश ने अपनी पत्नी से माफी मांगी। पति में ऐसा बदलाव देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। गर्भवती अनामिका का शारदा और रमेश मिलके बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। रमेश नौकरी करना शुरू कर देता है और शारदा अनामिका को बिना परेशान किए वो बहुत अच्छे से देखभाल करने लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर अनामिका एक संतान को जन्म देती है। तब से अपने पति और बच्चे को लेकर अनामिका खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके बेटे का नाम था रमेश और बहू का नाम था अनामिका। अनामिका दिल की बहुत अच्छी थी। वो दूसरों का ख्याल रखती थी और देखती थी ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। पर अनामिका का पति निकम्मा था। वो बस घर पर ही बैठा रहता था, जिस वजह से शारदा और अनामिका को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। शारदा दिहाड़ी मजदूर का काम करती थी, जहाँ पे उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। अनामिका छोटा मोटा काम करके घर के जरूरत के सामान का इंतजाम कर लेती थी। इस तरह से वो किसी तरह जी रहे थे। तभी एक दिन रमेश आके कहने लगता है, अनामिका, अनामिका, दोपहर हो गया है, अभी तक तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अगर समय पे खाना नहीं मिला तो तुम्हें तो पता ही है मेरा गुस्सा। अरे, आपको सिर्फ परेशान करने ही आता है। घर पे मुट्ठी भर अनाज तक नहीं है। 2 दिन हो गए, हमें कोई काम ही नहीं मिला। सासू माँ को कमर में दर्द है और वो घर पर ही बैठी हुई है। मुझे वो सब मत कहो, मुझे बस पेट भर के खाना है। मेरे लिए जल्दी खाना लेकर आओ। अभी मैं कहाँ जाऊँ? अभी मुझे कहाँ से खाना मिलेगा? मैं वो सब नहीं जानता हूँ, मैं भूखा हूँ। मुझे तुरंत खाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। वही कीजिए, कम से कम ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस गंदी जिंदगी को जीने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। अनामिका और रमेश जब लड़ रहे थे, तभी शारदा वहाँ आ जाती है। आने के दौरान उसे एक कवर मिला था। रमेश शारदा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ अनामिका रो रही थी। बेटा अनामिका, तुम इस तरह उदास क्यों हो? हम धरती माँ के लिए तो केवल बोझ ही हैं। हमारी आंसू से वो खुश होती है। अपना आंसू पोंछो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूँ, इसे खा के अपना पेट भरो। हाँ, ऐसा ही रहना। मुझे पता है कि पूरी बिरयानी मेरे लिए ही है। ये कहकर रमेश उस पैकेट को लेकर वहाँ से चला जाता है। रमेश के जाने के बाद शारदा और अनामिका गले लगकर सिसक सिसक के रोती है। शारदा अपनी बहू को चुप कराती है। चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो। तुम मेरे साथ आओ, किसी से परिचय कराना चाहती हूँ मैं तुम्हारी। कौन है सासू माँ? हमारे रिश्तेदार? नहीं बेटा, उससे भी ज्यादा हमारे ईश्वर। तुम मेरे साथ आओ बेटा, आओ। ये कहकर शारदा अपनी बहू को एक जगह ले जाती है। वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी। वहाँ वो एक छोटी सी दुकान चला रही थी। शारदा अपनी बहू का उस बुजुर्ग से परिचय कराती है।
वो बुजुर्ग महिला हंसती है और शारदा को अपने थैले से पैसे निकाल के देती है। शारदा उन्हें धन्यवाद कहती है, फिर अपनी बहू को साथ लेके वहाँ से आ जाती है। रास्ते में अनामिका अपनी सासू माँ से उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछने लगती है। सासू माँ, वो कौन है? ऊपर से उन्होंने हमें इतने पैसे भी दिए। देखो बेटा, वो बहुत अच्छी इंसान है। वो हमारे जैसे लोगों को सहायता करती है। मैंने उनसे जो पैसे लिए हैं, उन पैसों से हम अब व्यापार करेंगे। हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे हम वो कर सकते हैं। उन्होंने जो पैसे दिए सूद के साथ हमें उन्हें लौटा देने होंगे। और अगर हम इतने पैसे उन्हें वापस नहीं दे पाए तो? अगर हम पैसे लौटा नहीं पाए तो 1 महीने तक हमें उनके यहाँ काम करना होगा। उन्होंने तुम्हें देखकर ही पैसे दिए हैं। तुम्हें हमारे परिवार को बचाना होगा बेटा। ठीक है सासू माँ, इतने दिनों के बाद हमें अच्छा मौका मिला है। हम जल्दी से अपना काम शुरू करेंगे। फिर तुम कौन सा व्यापार करने का सोच रही हो बेटा? मैं सोच रही हूँ इडली बनाकर बेचने का माँ। हर दिन लोग 5 किलोमीटर चल के जाते हैं टिफिन खाने के लिए। आसपास 5 किलोमीटर तक कोई टिफिन का दुकान नहीं है। दूसरी तरफ जो मजदूर का काम करते हैं, उन्हें सुबह सुबह ही टिफिन चाहिए होता है। अगर हम इडली बनाकर रोज बेचते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसी का व्यापार करना अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, पर हमें बहुत सतर्क रहना होगा। तुम्हारे पति है ना, अगर वो आके सारे इडली खा ले तो सोचो क्या परिस्थिति होगी। इसलिए माँ जी, मैंने सोचा है उनके लिए स्पेशल घी इडली बनाने का। 2-3 खाने से उनका पेट पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है बेटा, फिर तो कल से ही हम अपना काम शुरू करते हैं। शारदा और अनामिका अगले दिन से ही वो इडली बना के बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ आना शुरू कर देते हैं। 10 दिनों में ही उन्होंने उतना पैसा कमा लिया जितना बुजुर्ग महिला ने दिया था। साथ ही उन्हें मुनाफा भी होता है। शारदा अनामिका ने मिलकर बहुत परिश्रम किया था, जिस वजह से वो बहुत खुश होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। हम उस बुजुर्ग महिला का पैसा भी लौटा दिए। अब हम खुशी खुशी जिएंगे। नहीं सासू माँ, वो वक्त नहीं आया है। हमें एक घर बनाना है, उनसे छोटे छोटे काम करवाने हैं और उन्हें सही रास्ते पे लाना है हमें। तब जाके हमारी जिंदगी सुखी होगी। ठीक है बेटा, वैसा ही करो। बाद में अनामिका अपने पति को भी वहाँ पे बुलाती है और होटल के विषय में छोटी छोटी जानकारी उन्हें देती है। रमेश वहाँ आने वाले ग्राहकों को इडली जाके सर्व करता है। शारदा चटनी और अचार सर्व करती है। साथ ही साथ बर्तन धोने का काम भी शारदा ही देखती है। निकम्मा रमेश अब अनामिका के इडली के व्यापार में उसे सहायता करने लगता है। शारदा ने गौर किया, जब से रमेश व्यापार में आके अनामिका के साथ हाथ बटाने लगा, जो भी पिछली दरारें थी अनामिका और रमेश के बीच, वो सब धीरे धीरे खत्म हो गई। अनामिका अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए और ग्राहकों को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगा इडली बनाना शुरू करती है। वो रंग बिरंगा इडली भी स्वाद में बड़े अच्छे थे, जिस वजह से वहाँ पे ग्राहकों का भीड़ लगना शुरू हो जाता है। ये देखकर शारदा बहुत आश्चर्य होती है। अरे वाह, तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है। आहा, बहुत बढ़िया अनामिका, तुमने तो बहुत अच्छी तरकीब लगाई है। तुम 1 नंबर हो। तुम्हारे इस छोटे छोटे रंग बिरंगा इडली बनाने की तरकीब से ग्राहकों की तो भीड़ लग गई है हमारे दुकान में। अनामिका के रंग बिरंगा इडली खाने के लिए उसके दुकान में लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। उस छोटी सी जगह में ही अनामिका का नाम बहुत फेमस हो जाता है। बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से अनामिका कुछ लोगों को काम पे भी रखती है। कुछ ही दिनों में रंग बिरंगा इडली खाने के लिए लोगों की भीड़ दुगनी हो जाती है और इसी के साथ अनामिका अपने लिए एक घर भी खरीद लेती है। अनामिका का इडली का व्यापार अब धीरे धीरे विस्तार होने लगता है। अपने आसपास के इलाके में अनामिका इसी तरह के 10 और इडली के दुकान खोल लेती है। अनामिका की तरक्की देखकर शारदा बहुत खुश होती है। रमेश ने भी अपनी पत्नी की बहुत प्रशंसा करता है। अनामिका कई लोगों की मदद करने लगी और इस तरह से सुखमय जीवन बिताने लगी।